नमस्कार। द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सीखने के सफ़र को और बेहतर और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। इसमें हम विज्ञान के उस हिस्से पर रोशनी डालने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और इस धरती के हर एक प्राणी के अस्तित्व से जुड़ा है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत और सजीवों का वर्गीकरण। हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है ना, वो इस बात का बड़ा ही दिलचस्प खाका खींचती है कि आखिर जीवन की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है। हाँ, और ये भी कि विज्ञान किस तरह से एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक को एक व्यवस्थित ढांचे में पिरोता है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। और आज के इस डीप डाइव का जो मिशन है वो केवल परिभाषाओं को दोहराना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को परिभाषित करने की जो जद्दोजहद रही है वो कितनी जटिल रही है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान किस तरह से प्रकृति के इस असीमित और कभी-कभी बेतरतीब लगने वाले फैलाव को समझने के लिए एक तार्किक प्रणाली बनाता है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजीज के इतिहास पर नजर डालें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। इंसान हजारों सालों से जानवरों का शिकार कर रहा है, खेती के लिए पौधों का इस्तेमाल कर रहा है और प्रकृति को देख रहा है, लेकिन जीवन के इस व्यवस्थित अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी नाम मिलने में सदियां लग गई। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि साल 1802 यानी 1802 में जाकर फ्रांस के वैज्ञानिक लमार्क और जर्मनी के ट्रिविरानस ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। सोचिए, मतलब जिस चीज का हिस्सा हम खुद हैं उसे एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित होने में इतना लंबा समय लग गया। ये एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है। दरअसल 18वीं शताब्दी से पहले तक विज्ञान की शाखाएं आज की तरह अलग अलग नहीं थी। अच्छा। हाँ, जीवन के अध्ययन को उस वक्त प्राकृतिक दर्शन या नेचुरल फिलॉसफी का हिस्सा माना जाता था। तो लमार्क और ट्रिविरानस का ये कदम सिर्फ एक नामकरण नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी घोषणा थी कि जीवन की जटिलताएं इतनी विशाल हैं कि उनके लिए एक स्वतंत्र विज्ञान चाहिए ही चाहिए, एक अलग फील्ड चाहिए। एकदम। ये इस बात का प्रतीक था कि अब इंसान प्रकृति को केवल दार्शनिक नजरिए से नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और प्रयोगात्मक नजरिए से देखने लगा था। और जो हम इस व्यवस्थित नजरिए की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि सजीव आखिर कौन है। हाँ, जीवित और निर्जीव के बीच की वो बारीक रेखा क्या है। बिल्कुल। किसी भी जीव के सजीव यानी लिविंग होने के लिए 6 प्रमुख पैमानों का होना अनिवार्य माना गया है, जैसे श्वासन यानी रेस्पिरेशन, वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। ये 6 प्रक्रियाएं सुनने में बहुत सामान्य लगती हैं, पर असल में ये किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने का एक बेहद जटिल चक्र है। हम अक्सर इन्हें बहुत हल्के में ले लेते हैं। मतलब कैसे? उदाहरण के लिए श्वासन को ही ले लीजिए। इसे केवल सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने तक सीमित मान लिया जाता है, लेकिन अगर हम सेल्यूलर स्तर पर देखें तो श्वासन वो रासायनिक प्रक्रिया है जहां भोजन टूटकर ऊर्जा में बदलता है। ओह, मतलब वो शरीर का पावर हाउस है। सही कहा। इसी तरह वृद्धि यानी ग्रोथ वो केवल आकार का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये कोशिकाओं के निरंतर विभाजित होने और नई संरचनाएं बनाने की क्षमता है। पोषण और पाचन शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए ईंधन जुटाते हैं। और उत्सर्जन या एक्सक्रीशन वो उस मशीन में बनने वाले बेकार पदार्थों को बाहर निकालकर संतुलन बनाए रखता है। बिल्कुल। और अंत में प्रजनन अपनी प्रजाति के अस्तित्व को भविष्य में सुनिश्चित करने का एक जैविक ब्लूप्रिंट है। जब ये 6 प्रणालियां एक अद्भुत तालमेल में काम करती हैं, तभी किसी संरचना को जीवित कहा जा सकता है। इन 6 पैमानों पर गौर करने पर एक और दिलचस्प बात समझ आती है। जब हम किसी भागते हुए चीते या उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं तो ये सारी चीजें हमें साफ नजर आती हैं। हाँ, वो सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं। पर जब हम पौधों की बात करते हैं तो ये धारणा थोड़ी धुंधली हो जाती है, क्योंकि पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, उनमें हरकत नजर नहीं आती, तो सतही तौर पर वो निर्जीव वस्तुओं के ज्यादा करीब लगते हैं। देखिए, पौधों का स्थिर होना एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। गतिहीनता का मतलब निर्जीव होना नहीं है। एक विशाल ओक का पेड़ या एक छोटा सा गुलाब का पौधा भी उसी तरह श्वासन कर रहा है जैसे कोई जानवर।
वो मिट्टी से पानी और खनिज खींचकर अपना पोषण करते हैं। बिल्कुल, और सूर्य के प्रकाश में अपनी वृद्धि करते हैं। यहाँ तक कि उत्सर्जन की प्रक्रिया भी पौधों में होती है, जैसे पत्तियों का गिरना या गोंद का निकलना। और अगर हम प्रजनन की बात करें तो प्रकृति ने पौधों को फूलों के रूप में एक बहुत ही जटिल प्रजनन अंग दिया है। हाँ, फूलों के जरिए ही तो उनका आगे विस्तार होता है। फूलों के रंग, उनकी सुगंध और परागण की पूरी प्रक्रिया, ये सब जीवन के विस्तार के ही तो हिस्से हैं। और यही वो जगह है जहां जीव विज्ञान अपनी शाखाओं का विस्तार करता है, क्योंकि जीवन के रूप इतने अलग हैं। एक तरफ स्थिर पौधे हैं और दूसरी तरफ गतिशील जानवर। इसलिए इसको जंतु विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, इसमें बांटा गया। सही है। और जब इन शाखाओं की नींव रखने वालों की बात आती है तो महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल, उनका नाम इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर दर्ज है। अरस्तु को जंतु विज्ञान और समग्र जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। 500 उस जमाने में? हाँ, सोचिए ना, अगर हम उस दौर की कल्पना करें तो उनके पास ना कोई आधुनिक लैबोरेटरी थी, ना इंटरनेट और ना ही कोई माइक्रोस्कोप। बिल्कुल। उन्होंने केवल अपने निरंतर अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन अलग अलग जानवरों के स्वभाव, उनके शारीरिक ढांचे और उनके प्रजनन के तरीकों को एक जगह दर्ज किया। ये केवल एक लिस्ट नहीं थी, ये प्रकृति को समझने का पहला व्यवस्थित प्रयास था। इसलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए थियोफ्रास्टस ने वनस्पति विज्ञान की नींव रखी। अरस्तु ने जो काम जानवरों के लिए किया, थियोफ्रास्टस ने वही काम पौधों के लिए किया। उनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटारम, जिसमें 500 प्रकार के पौधों का वर्णन है। इसीलिए उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। पर इन सब शुरुआती खोजों के बाद विज्ञान में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिका यानी सेल को देखा। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक माना जाता है। और उनके इस एक अवलोकन ने जीवन को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अरस्तु और थियोफ्रास्टस जीवन को बाहर से देख रहे थे, पर हुक ने ये दिखाया कि जीवन अंदर से कैसे बना है। यही से जीवन के शारीरिक संगठन यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अवधारणा स्पष्ट हुई। जीवन कोई अखंडित वस्तु नहीं है, ये एक पदानुक्रम यानी एक शानदार सिम्फनी की तरह काम करता है। बिल्कुल, और इस सिम्फनी के सबसे नीचे है कोशिका, सेल, जो जीवन की सबसे छोटी मूलभूत और कार्यात्मक इकाई है। फिर जब कई समान कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं और एक विशेष काम करती हैं तो वो ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियों के ऊतक। हाँ, और ये श्रृंखला यही नहीं रुकती। अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग या ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क। उसके बाद कई अंग मिलकर एक पूरा अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र, जिसमें पेट, आंत और यकृत सभी एक साथ काम कर रहे हैं। सही कहा। और अंततः जब कई अंग तंत्र एक पूर्ण तालमेल में काम करते हैं, तब जाकर एक संपूर्ण जीव, ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व संभव हो पाता है। ये कोशिका से लेकर जीव तक का सफर सच में अद्भुत है। पर जब हम इस जीव रूपी अंतिम उत्पाद को देखते हैं तो पृथ्वी पर इसकी असीमित विविधता हमें चकरा देती है। एक सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर अंटार्कटिका के पेंगुइन तक और एक चींटी से लेकर विशाल बरगद के पेड़ तक, सब कुछ इसी ग्रह पर है। ऐसे में विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस भारी भीड़ में जीवों को पहचाना कैसे जाए, उन्हें एक तार्किक व्यवस्था में कैसे रखा जाए। इसी आवश्यकता ने वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के विज्ञान को जन्म दिया। वर्गीकरण के बिना बायोलॉजी का अध्ययन ऐसा होता जैसे किसी लाइब्रेरी में लाखों किताबें बिना किसी क्रम के जमीन पर ढेर कर दी गई हों। आपको उन्हें विषयों और लेखकों के आधार पर सजाना ही पड़ता है। बिल्कुल। और प्रकृति की इस विशाल लाइब्रेरी में जीवों को सही जगह पर रखने की जो पहली सबसे मजबूत कोशिश थी, वो कैरोलस लिनियस ने की थी। हाँ, कैरोलस लिनियस की वो कोशिश 2 जगत वर्गीकरण, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के रूप में सामने आई। उन्होंने अपनी किताब सिस्टमा नेचुरे में पूरी दुनिया के जीवों को केवल 2 हिस्सों में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत, प्लांट्स और एनिमल्स। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही तार्किक था। जो जीव गतिहीन थे और प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे वो पादप बन गए,
और जो चल फिर सकते थे और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर थे, उन्हें जंतुओं की श्रेणी में रख दिया गया। ये प्रणाली कई दशकों तक चलती रही, लेकिन विज्ञान कभी ठहरता नहीं है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की तकनीक उन्नत हुई, वैज्ञानिकों की नज़र एक ऐसी अदृश्य दुनिया पर पड़ी जो इस दो जगत प्रणाली के नियम तोड़ रही थी। उन्हें ऐसे सूक्ष्म जीव मिलने लगे जिनमें कुछ गुण पौधों के थे और कुछ जानवरों के। यही वो समय था जब पुरानी धारणाएं चरमरा रही थीं। इस भ्रम को दूर करने के लिए अर्नस्ट हाइकल ने एक नया विचार रखा, 3 जगत वर्गीकरण या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने प्रोटिस्टा नाम का एक तीसरा जगत जोड़ा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्नस्ट हाइकल ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा को शामिल नहीं किया था। हाँ, क्योंकि उस समय तक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की आंतरिक संरचना की समझ बहुत सीमित थी। तो ये वर्गीकरण का जो संघर्ष था वो चलता रहा। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1969 में R.H. विटेकर आए और उन्होंने अपना 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। ये वर्गीकरण इतना व्यापक और सटीक था कि आज भी पूरी दुनिया में इसे सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। विटेकर ने जीवों की कोशिकीय संरचना और उनके पोषण के तरीकों के आधार पर सभी सजीवों को 5 जगत में बांटा: मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधा और जंतु। अगर हम पहले जगत यानी मुनेरा से शुरुआत करें तो ये जीवन का सबसे प्राचीन रूप है। इसमें वो सभी जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो ऐसी कोशिकाएं जिनका कोई स्पष्ट केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया इसी मुनेरा जगत के सदस्य हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखते नहीं, पर सबसे कठोर वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। मुनेरा की ये सादगी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में प्रकृति ने एक लंबी छलांग लगाई, और वो छलांग हमें विटेकर के दूसरे जगत यानी प्रोटिस्टा में दिखाई देती है। प्रोटिस्टा में जलीय यानी एक्वाटिक और यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। ये शब्द यूकैरियोटिक बहुत महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि इन जीवों की कोशिकाओं के अंदर एक स्पष्ट झिल्ली से ढका हुआ न्यूक्लियस होता है जो इनके जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखता है। ये मुनेरा से एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम इसके शानदार उदाहरण हैं। और प्रोटिस्टा जगत के अंदर ही एक ऐसा जीव पाया जाता है जो विज्ञान के बनाए गए वर्गीकरण के नियमों को खुली चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं यूग्लिना की। यूग्लिना, हाँ, ये वाकई प्रकृति का एक मास्टरपीस है। यूग्लिना इसी प्रोटिस्टा जगत का हिस्सा है, पर यह पादप और जंतु के बीच की कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें छिड़ा रही हो कि हमारे बनाए हुए बॉक्स कितने सीमित हैं। सही में यूग्लिना में पौधों और जानवरों दोनों के गुण एक साथ मौजूद होते हैं। जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो अपने अंदर मौजूद क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके पौधों की तरह अपना भोजन खुद बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण के जरिए। हाँ, पर जब अंधेरा होता है तो वो रातों रात अपना व्यवहार बदल लेता है। वो एक शिकारी जानवर की तरह बर्ताव करने लगता है और अपने आसपास के छोटे जीवों को निगलने लगता है। ये बताता है कि वर्गीकरण इंसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है, प्रकृति की कोई ऐसी कठोर सीमाएं नहीं होती। खैर, यूग्लिना के इस चमत्कार के बाद हम तीसरे जगत की तरफ बढ़ते हैं, जो है कवक या फंगी। लंबा समय लगा लोगों को यह समझने में कि कवक पौधे नहीं है। लिनेयस ने भी उन्हें पादप जगत में ही रखा था, क्योंकि वो जमीन से उगते दिखते हैं और स्थिर रहते हैं। लेकिन विटेकर ने पहचाना कि कवक असल में पौधों से बिल्कुल अलग हैं। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद से लेकर जंगलों में उगने वाले विशाल मशरूम तक, ये सब कवक हैं। और उन्हें जो चीज पौधों से अलग करती है वो है उनका पोषण का तरीका। ये विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये खाना कैसे खाते हैं? ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इन्हें मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। ये अपने शरीर के बाहर एंजाइम छोड़ते हैं जो जटिल पदार्थों को तोड़ देते हैं और फिर ये उसे सोख लेते हैं। एक तरह से ये प्राकृतिक सफाई कर्मी है। और पेनिसिलियम को कैसे भूल सकते हैं? इसी कवक से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा बनी थी जिसने करोड़ों जानें बचाईं। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं हमारे आखिरी 2 जगत, जिनसे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, पादप जगत और जंतु जगत, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये सभी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स हैं। धरती पर मौजूद लगभग हर दूसरे जीव का जीवन
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पादपों की ऊर्जा पर निर्भर करता है। और उन पादपों द्वारा बनाई गई ऊर्जा का उपभोग करने के लिए जंतु जगत मौजूद है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सर्वव्यापी यानी ओमनीप्रेजेंट है। महासागरों की गहराइयों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक हर जगह। ये भी यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। इसमें इतनी विविधता है कि एक तरफ सूक्ष्म हाइड्रा और जेलीफिश हैं, तो दूसरी तरफ स्टारफिश और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स हैं। पक्षी और हम स्तनधारी यानी मैमल्स भी इसी जंतु जगत का हिस्सा हैं। सही बात है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान ने कितनी लंबी दूरी तय की है। अरस्तु द्वारा 500 जंतुओं को निहारने से लेकर लिनियस के 2 जगत सिद्धांत और अंततः विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण तक। ये मानव की उस अदम्य इच्छा की कहानी है जो प्रकृति के अस्त व्यस्त नजर आने वाले स्वरूप में एक व्यवस्था ढूंढना चाहती है। 6 बुनियादी पैमानों से शुरू होकर मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत तक का ये वर्गीकरण हमें ये एहसास कराता है कि धरती पर मौजूद हर एक जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विज्ञान की प्रकृति ही ये है कि वो हमेशा सवाल पूछता है। आज हमारे पास ये 5 शानदार जगत हैं, लेकिन तकनीक तेजी से बदल रही है। आज वैज्ञानिक समुद्र की उन भयानक गहराइयों में जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां उबलते हुए हाइड्रोथर्मल वेंट्स में विचित्र सूक्ष्म जीवों यानी एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भी जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। बिल्कुल। और ये नई खोजें आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।